अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा, उसे आसान कर सकता है। कई दफ़े ऐसे होते हैं कि अगले लोग हमारे साथ अच्छी तरह बात नहीं कर रहे होते हैं, अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस बात को देखकर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि कोई किस तरह से भी बिहेव कर रहे हो, आप लोगों ने काइंडनेस के साथ ही पेश आना है। और अच्छी बात है, किसी और का मूड अच्छा कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो जी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदे 24 घंटे में फैसला बच रहा है कि मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो रहेगा 36 डिग्रीज और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 18 डिग्रीज। बारिश के इम्कान सिर्फ और सिर्फ 10% है और हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। आपको पता है कि फैसलाबाद का मौसम तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और हम लोग बड़ी तेजी से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सर्दियां कंप्लीटली नहीं आई हैं। तो आपने कोशिश करनी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। और आपको पता है स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को। कोशिश करें अगर आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त बाहर निकल रहे हैं तो स्मोक का जो इफेक्ट है आपके ऊपर वो कम से कम हो। कोशिश करें कम इन टाइम्स पे स्पेशली आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि ऑफ कोर्स हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों की सेहत अच्छी रहे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें, बिकॉज स्किन का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है ग्लोइंग रहे, रिफ्रेश्ड रहे, आप लोगों की सेहत भी अच्छी हो, साथ ही साथ आपकी स्किन भी अच्छी हो। सर्दियों की बात करें तो एक चीज़ को मेंशन किए बगैर ये बात कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। जब भी कोई नया मौसम आता है तो उसके साथ सबसे पहले फैशन ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए ट्रेंड्स को भी अपनी वार्डरोब में जल्दी से हम लोग ऐड कर लें और नए नए कलर्स, नए नए कपड़े लाजमी तौर पे हमारी वार्डरोब का हिस्सा हो, ताकि ऑप्शंस भी तो चाहिए होते हैं। कोई भी इवेंट हो तो उस पर जाने के लिए जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो, मुझे तो लगता है जितने ऑप्शंस हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा जो आज का आउटफिट है वो इत्तेहाद की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है एंड ऑफ कोर्स इत्तेहाद की प्रीमियम फॉल कलेक्शन 2021 में से ये एक आउटफिट है। आप देख सकते हैं कि चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे डिज़ाइन हो, बहुत ही डिटेलिंग के साथ मेहनत की गई है इस ड्रेस के ऊपर। और किसी भी आप चाहे उस स्लीव्स को देख लें, चाहे आप नेक लाइन को देख लें, चाहे आप घेरे को देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हर पोर्शन पर ड्रेस के सेपरेट तरह के और डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस का इस्तेमाल किया गया है। जो कि आपको पता है आजकल फैशन बहुत कंपेटिटिव हो गया है और बड़ा ज़रूरी हो गया है कि हर चीज़ को बड़े डिटेल के साथ उस पर ध्यान दिया जाए और इत्तेहाद ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है। अपनी बाकी कलेक्शंस में भी रखते हैं। इस कलेक्शन के अंदर ख़ास तौर पे आपको डिज़ाइन भी मिलेंगे, कलर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ डिटेल्स जो कि किसी भी आउटफिट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो भी आपको हर आउटफिट के हिस्से पर लाजमी तौर पे मिलेंगे। चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो लेसेस हो, मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और कलर्स ऑफ कोर्स, जितने ज़्यादा कलर्स के ऑप्शन हो उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। और इस कलेक्शन के अंदर जो फॉल कलेक्शन है स्पेशली 2021 की इत्तेहाद की, उसके अंदर कलर्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस भी हैं। आपकी अपनी जो प्रेफरेंस है, आप उस तरह की जो ड्रेसेस हैं उनको अपनी वार्डरोब का इस दफ़ा हिस्सा बना सकते हैं। और लाजमी तौर पे इन स्टोर भी आप शॉप कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि घर पे बैठे हुए आप आउटफिट्स को ऑर्डर कर लें तो आप लोग सिर्फ ऑनलाइन जाएं उनकी वेबसाइट के ऊपर और जाकर जल्दी से जो भी आपके पसंदीदा आउटफिट्स हैं उनको खरीद लें। और आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी आप इत्तेहाद ऑफिशियल के जो पेजेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जाके उनके पेजेस को फॉलो करें, उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें और अपडेटेड रहें सारी न्यूज़ के साथ, नए डिज़ाइंस के साथ। उनकी ऑफ कोर्स आपको पता है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आती रहती हैं, तो आप लोग सारा कुछ जो है वो चेकआउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर और उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। और ऑफ कोर्स मुझे तो ये आउटफिट बहुत अच्छा लगा है। अफोर्डेबल भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए और डिज़ाइन भी बहुत अमेजिंग होना चाहिए। और जब आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हों एक आउटफिट के अंदर तो आप क्यों उससे शॉप नहीं करेंगे।
तो जी अब थोड़ा सा और ऑफ कोर्स आपको पता है जहाँ पे कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ ही साथ शूज़ भी बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी आउटफिट को कंप्लीट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ आपके शूज़, आपकी जो एसेसरीज़ हैं, फिर चाहे वो बैग हो, चाहे फिर वो शूज़ हों, और शूज़ में भी आपको पता है डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप किस तरह के प्रेफर करते हैं। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश प्रेफर करते हैं, कुछ लोग थोड़े कम जो है स्टाइलिश या हैवी शूज़ प्रेफर करते हैं। लेकिन शादियों का सीज़न भी आ गया, आपको पता है कि चाहे दुनिया में और कुछ हो ना हो, पाकिस्तान का वेडिंग सीज़न स्किप नहीं किया जा सकता। और इस वेडिंग सीज़न के लिए हम चाहते हैं कि आपके पास शूज़ की बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारी वैरायटी हो, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और जो भी वेडिंग्स आ रही हैं उन पर आपके ना सिर्फ आउटफिट्स ऑन पॉइंट हो, बट आपके शूज़ भी ऑन पॉइंट हो। अगर स्टाइलो की जो कलेक्शन है उसके हवाले से मैं बात करूं, और स्पेशली ये वेडिंग कलेक्शन है स्टाइलो की तरफ से जो कि रिलीज़ हुई है रिसेंटली, बहुत अमेजिंग से डिज़ाइंस इस कलेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं। और मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ बड़े स्पेसिफिकली कि इसके अंदर सेमी फॉर्मल, हाई हील्स, साथ ही साथ फॉर्मल और खुद से तक मौजूद हैं इस कलेक्शन के अंदर, जिसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक स्टाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे स्टाइल्स के अंदर भी, और आप अपनी वेडिंग ड्रेस जो भी आप पहन कर जा रहे हैं उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर वो कौन सा शू है जो कि आपके आउटफिट के साथ परफेक्टली आप वेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको कुछ हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आए होंगे, स्टाइलो की जो वेडिंग कलेक्शन है उसमें से आपको कुछ शूज़ नज़र भी आ रहे होंगे। और आपको पता है आजकल स्पेशली कुछ कलर्स हैं जो कि बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, हमेशा याद रखें, जो कि हर आउटफिट के साथ आप पिक कर सकते हैं। तो स्टाइलो की कलेक्शन में इस चीज़ का भी खास तौर पे ख्याल रखा गया कि ऐसे कलर चॉइसेस हों जो कि आपका आउटफिट जैसा भी हो, जिस भी कलर का हो, उसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। और आपको पता है डेस्टिनेशन वेडिंग्स हाल ही में बड़ा ट्रेंड कर रही हैं। जब कोरोना आया तो कोरोना के साथ साथ ट्रेंड्स थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गए। अब देखें, शादियां तो नहीं रोकी जा सकती, शादियां तो होनी है, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग्स का मतलब है कि आप लोगों को एक जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कहीं पर भी जाकर अपनी जो स्पेशल डे है आप लोगों का, उसको कहीं पर भी, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, कहीं पर भी जाकर आप अपनी शादी वहाँ पर एक्चुअली कर सकते हैं। और फोटोशूट आपको पता है सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी लगानी होती है। इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए स्टाइलो की तरफ से मेरी वेडिंग कहानी एक वीडियो बनाई गई है, शॉर्ट फिल्म है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो कलेक्शन है उसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से शोकेस किया है, और एक्चुअली आपको इंस्पिरेशन दी है कि किस तरह से आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अंदर भी डिफरेंट तरह की लोकेशंस पर डिफरेंट तरह की ड्रेस के साथ स्टाइलो के शूज़ को वेयर कर सकते हैं। इंस्पिरेशन बड़ी ज़रूरी होती है, किसी भी ब्रांड के पीछे एक विजन होता है, किसी भी कलेक्शन के पीछे एक विजन होता है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि उस विजन को फॉलो करते हुए आप अपनी जो विंटर वार्डरोब है उसको बना सकते हो। और आपके माइंड में इंस्पिरेशन देने के लिए ही ये जो शॉर्ट फिल्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मेरी वेडिंग कहानी, जो है स्टाइलो की तरफ से स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ख्याल रखते हुए। और ऑफ कोर्स इतनी सारी लोकेशंस हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती जो है इस फिल्म के अंदर, हुंजा की हसीन वादियों के अंदर ये फिल्म बनाई गई है। छोटी सी फिल्म है, कोई लंबी फिल्म नहीं है, कुछ मिनटों की ही है, लेकिन आपको इंस्पिरेशन इसने दे दी है कि किस तरह से आप खूबसूरत हुंजा की वादियाँ हों या फिर कोई और जगह हो। गिलगित बड़ा खूबसूरत है, साथ ही साथ पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारी जो नॉर्दर्न साइड है स्पेशली बहुत खूबसूरत है, और वेडिंग और स्पेशली लोकेशन वेडिंग्स के लिए परफेक्ट है एक तरह से। तो आप लोग डेफिनेटली अगर वहाँ पे भी कर रहे हैं आपकी वेडिंग्स, अगर एक जनरल या ट्रेडिशनल वे में नहीं हो रही, डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो स्टाइलो ने आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया। खूबसूरती भी है, वादियाँ भी हैं, और नितने डिज़ाइंस एंड शू कलेक्शन भी उन्होंने अपनी शो केस की है, जो कि स्पेशली वेडिंग्स के लिए अवेलेबल होगी। आप लोग इन स्टोर भी शॉप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि स्टाइलो इज़ अ ब्रांड जो कि बिलीव नहीं करता अपने आप को लिमिट करने में। दे वांट टू मेक श्योर कि आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं फैशन से रिलेटेड, वो स्टाइलो अपनी ही आउटलेट से, यानी कि अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ताकि आपको कभी कहीं पर और कभी कहीं पर ना जाना पड़े। तो स्टाइलो ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए आपका काम बहुत आसान कर दिया, चाहे वो परफ्यूम्स हो,
चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो क्लचेस हों, डिफरेंट तरह की ज्वेलरी हो, ये सारे ऑप्शंस आपको स्टाइलो के आउटलेट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि आज की दुनिया में बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आपके पास वो सारी एसेसरीज भी आपकी पूरी होनी चाहिए, आपके शूज़ भी ऑन पॉइंट होने चाहिए, आउटफिट भी ऑन पॉइंट होना चाहिए, बैग बड़ा ज़रूरी होता है। तो स्टाइलो वांट्स टू मेक श्योर कि आपके पूरे आउटफिट का और पूरी जो आपकी लुक है दिस सीजन स्टाइलो ने कंप्लीट करनी है। आप स्टाइलो के आउटलेट पे जा सकते हैं, अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, स्टाइलो के पास स्टाइलो प्रेट कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप आउटफिट्स भी खरीदना चाहते हैं स्टाइलो प्रेट कलेक्शन से, तो आप वहाँ इन स्टोर भी शॉप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं और अपने पसंदीदा कपड़े जो हैं वो भी खरीद सकते हैं। साथ ही मैचिंग शूज़, चाहे डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, चाहे दूसरी वेडिंग्स हैं, जो भी आपकी इवेंट्स हैं उनके लिए आप स्टाइलो से शॉपिंग कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ कि सिर्फ लिमिटेड नहीं है प्रेट कलेक्शन तक या शूज़ तक। एक्चुअली उनकी कलेक्शन में आपको ज्वेलरीज मिल जाएंगे, क्लचेस मिल जाएंगे, हैंडबैग्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रेट कलेक्शन भी अवेलेबल है, ज्वेलरी भी अवेलेबल है और परफ्यूम्स तक अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ है जो कि फैशन से रिलेटेड आप चाहते हैं तो आपको स्टाइलो के आउटलेट पे वो हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उनकी जो नई वेडिंग कलेक्शन लॉन्च हुई है, लाजमी तौर पे जाएं, जाके इसको चेकआउट करें। चाहे वो आपकी कोई वेडिंग इवेंट्स हैं या फिर कोई गैदरिंग ही क्यों नहीं है, थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सेमी फॉर्मल शूज़ भी रखे हैं। तो आपकी सारी जितने भी इवेंट्स हैं दिस सीजन आर कवर्ड बाय स्टाइलो एंड गो एंड चेक देम आउट। और ऑफकोर्स आपको पता है ब्रेक लेना पड़ता है, तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम लोग फैशन से रिलेटेड और वेदर के हवाले से भी बात करते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एस्पेक्ट्स ज़िंदगी के हमारे शो में कवर होते हैं। फैसलाबाद शहर और सिटी 41 का बड़ा खास रिश्ता है और सिटी एट 10 में स्पेशली हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद से स्पेसिफिक रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में हम बात करें। ना सिर्फ ये कोशिश करें कि अवाम के मसाइल पर रोशनी डालें, बल्कि इदारों तक उनकी आवाज़ें पहुंचाएं। अगर हो सके तो कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ चीज़ों को लाने की कोशिश करें। आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत खास हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे डिस्कशन का हिस्सा बनना, आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई कंसर्न है या सवाल है, याद रखें आपके सवाल बहुत ज़रूरी हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। और लाजमी कॉल करें और अपने सवालात रखें। हो सकता है जो आपका सवाल है वो ही किसी और का भी सवाल हो और आपके पूछने से ऐसे एक एस्पेक्ट पर रोशनी डले जो कि शायद हमें भी ना पता हो। तो बहुत ज़रूरी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आज हमारे साथ बहुत ही खास दो मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से, बात करेंगे फैसलाबाद के पॉलिटिकल सिनारियो के हवाले से। डेवलपमेंट की अगर देखें तो ज़्यादा हमें होती हुई नज़र नहीं आई है। फैसलाबाद शहर के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स अंडरवे तो हैं, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। सुनने को मिलता है जी कि ये प्रोजेक्ट बस शुरू होने वाला है और वो शुरू होते हुए नहीं नजर आते। उस हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और महंगाई का एक टॉपिक जो कि स्पेशली पिछले कुछ दिनों के अंदर भी, इस हफ्ते स्पेशली हमने काफ़ी कोशिश की है इस इशू के ऊपर रोशनी डालने की, जहां पर एक तरफ आपको पेट्रोल प्राइसेस महंगी नजर होते हुए नजर आती हैं, वहीं पर चीनी की डिफरेंट नेसेसिटीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं। एक तरफ तो ये सिर्फ नंबर्स लगते हैं, लेकिन अगर आम आवाम की बात करें, एक आम इंसान की बात करें, तो उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, उनके बच्चों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। और हम चाहते हैं कि जितना हो सके इस इशू के ऊपर रोशनी डालें, इदारों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि चाहे जो भी वजह हो इन प्राइसेस के इंक्रीज होने के पीछे, ज़रूरी है कि आवाम की ज़िंदगी आसान हो, ना कि मुश्किल हो। डेली नेसेसिटीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। ये ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट की कि फौरी तौर पर महंगाई के इस बोझ को कम किया जाए, आम आवाम के लिए ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। वो लोग मेरे से बेहतर बयान कर सकेंगे इन मसाइल के हवाले से। तो जी सबसे पहले तो मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ जहांगीर अशरफ भी मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हुए जिस तरह से मैं बात कर रही थी महंगाई के हवाले से, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कोई अवॉइड नहीं कर सकता, कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो,
अगर आप एक डेली वेजर हैं या आप एक सैलरी पर्सन हैं जो कि माहाना 20-30 हज़ार या 50 हज़ार भी कमा रहे हैं, चाहे इससे भी ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं, फिर भी इन नेसेसिटीज़ की प्राइसेस में जो इंक्रीज हमें देखने को मिला है, इससे आम आवाम के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। आखिर इदारे क्यों चुप हैं, इदारे क्यों खामोश हैं? उनको नज़र तो आ रहे हैं ये मसाइल, और बल्कि कल भी हमारे शो में जहांगीर ये बात डिस्कस हो रही थी कि इदारों को अगर पता है, ऐसे नहीं है कि उन तक ये आवाज़ें पहुंच नहीं रही या मसाइल पहुंच नहीं रहे, लेकिन आखिर क्यों चुप है, क्यों खामोशी है? आम आवाम तड़प रही है, चीखें मार रही है, लेकिन आखिर इदारे क्यों इन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं आज भी? अगर आप थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस मुख्तसर से लफ्ज़ों में बहुत गहरे सवालात हैं, अदारों के हवाले से, महंगाई के हवाले से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम इंसान के लिए। तो वक़्त जो गुज़र रहा है मुसलसल 3 साल से हमारी इस गवर्नमेंट का, इस वज़ीर आज़म का, इसके अंदर कुछ पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई जिन पे बाद में अमल दरामद ना हुआ। महंगाई मज़ीद से मज़ीद बढ़ती गई, अमीर अमीर से अमीर तर होता चला गया, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला गया। वो इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह, क्योंकि एक क्रिकेट के मैदान में खेलना और पूरे मुल्क की सियासत को लेकर चलना, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने अपने आप को मुतारफ़ करवाना होता है, उनसे हमारे डील्स होती हैं, उनके साथ हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलात होते हैं। तो हमारे तमाम के तमाम मामलात जो हैं इस हवाले से तरीके धरे रह गए। हमारी खारजा पॉलिसी वो भी बेहतर ना हो सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल मुश्किलात में गिरता चला गया। और पॉलिसियाँ महंगाई की जो हमें सामना करना पड़ रहा है, ये सिर्फ हमारी इमरान खान की जो टीम है वो नाहल है, वो इस काबिल नहीं है कि इस आवाम की भलाई के लिए ऐसी पॉलिसियाँ लेके आए जिससे आम आदमी अपने रोज़गार को बेहतर बना सके, अपने बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त कर सके, अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने के बाद एक अच्छा चूल्हा चला सके। ये पॉलिसियाँ हमें ले बैठी हैं, सिर्फ ऐसे गरीब आदमी नहीं बल्कि मिडॉकर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। और अमीर जो मिल ओनर्स हैं उनको इतने ऑर्डर्स आए हैं कि वो इससे भी एक की बजाय 2-2 मिलें बना के बैठ गए हैं। बिजली के बहरान के साथ साथ हमारे पास बिजली इतनी कम मिकदार में नहीं है। जो बहरान शो किया जा रहा है, ये बहरान नहीं है बल्कि एक ज़्यादती है। एक ऐसा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इसके बावजूद मुल्क के कर्ज़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले गए और हमारा वज़ीर आज़म अपने याशों में लगा हुआ है। उसका थोड़ा सा सफ़र है ऐवान सदर से, ऐवान ख़ास से अपने घर तक का थोड़ा सा सफ़र है, और वो भी हेलीकॉप्टर पे करता है और कहता है कि ये रियासत मदीना है। तो रियासत मदीना के जो हुक्मरान थे, हम अपने सहाबा कराम की सीरत को देखें तो वहाँ पे कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि वो याशी के साथ ज़िंदगी गुजारी हो, बल्कि वो तो रातों को जाकर गरीबों को तलाश करते थे कि कौन कहाँ भूखा बैठा हुआ है। तो जी हाँ, क्योंकि आपको पता है हमारे इस डिस्कशन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ऑडियंस है और आप लोगों के सवाल बहुत ज़रूरी हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। हाँ जी बताएं, क्या पूछेंगे? ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जी मियां शफाक साहब, आज आपके प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जी। तो हम इनसे ये पुरजोर अपील करेंगे कि अवाम को बेदार किया जाए, क्योंकि हुक्मरानों ने अवाम को जीने का हक जो है वो छीन लिया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अवाम बेदार हो, घरों से बाहर निकलें और हुकूमत जो है ये अपने घर को जाए। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जैसे कि आपने सुना अशफाक साहब, अवाम बहुत तंग है, बहुत परेशान है। हमारी इकॉनमी डिस्टेबलाइज्ड नज़र आती है। एक तरफ कुछ चीज़ों में बेहतरी भी जहांगीर हमने देखी है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन वहीं पर जो गरीब अवाम है उनके लिए स्पेशली बड़ा उनको सफ़र करना पड़ा है। अगर इस पे भी आप थोड़ा सा हमारे कॉलर की बात का जवाब दे लूँ। हमारे कॉलर्स ने अभी बताया कि लोगों को बेदार किया जाए। जनरल शाह के दौर से लेकर अब तक अगर हम हिस्ट्री को देखें तो गरीब के साथ एक जुल्म होता चला आया है। उसको इतना गिरा दिया गया है कि अब कोई भी गरीब आदमी जो थोड़ी सी तनख्वाह लेने वाला है वो एजुकेशन के काबिल नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का रोज़गार लेकर चल रहा होता है।
और तंजीमी एतबार से हमारे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से जो तंजीमें थी वो बंद कर दी गई। जो हमारी नर्सरी यहाँ से चलती थी सियासत के हवाले से, उनको तरबियत गाह थी, वो बंद हो गई। अब हमारे पास जो लोग आते हैं वो नॉन पोलिटिकल लोग हैं, या सरमायादार हैं या नॉन पोलिटिकल हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सियासत के साथ ताल्लुक नहीं होता बल्कि जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जब मैदान अमल में आते हैं तो उस वक़्त निज़ाम दरम बरम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतना शऊर ही नहीं रखते कि हमने मुल्क को चलाना कैसे है। अब बेदारी की बात हुई, मैं अपने स्कॉलर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये सवाल कहा कि बेदार किया जाए। बेदारी के हवाले से हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में मुख्तलिफ मौक़ों पर बेदारी की तहरीकें चलाते रहते हैं। जैसे रिसेंटली हमने प्रेस क्लब के सामने 3 दिन पहले की बात है, हमने एक भरपूर एहतजाज किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से, सिटी से लोग तशरीफ़ लाए और सब ने वहाँ पे गरीब आवाम की नुमाइंदगी की। बिल्कुल सही। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ, सुबह बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बारखान से। तो जी बताएं, क्या पूछेंगे? मेरा एक सवाल है कि पीपल पार्टी खुद सिंध में क्या काम किया है। वो न तो कुत्ते के काटने के तरीके हैं, न उसमें कराची में सफाई है, खुद मैं वहाँ रह के आया हूँ, कोई इतना इंतजाम नहीं है। और यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में जो यहाँ के साबिक MLA हैं और मीरबाज खेतरान, वो तो कोई खास लोगों को गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, ना कि महंगाई के हवाले से कोई मार्च कर रहे हैं, ना कोई मतलब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होती है कि हर एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस कर सकें। जहांगीर, मैं चाहूँगी महंगाई का जो इशू है काफ़ी ज़ोर पकड़ा हुआ है एट द मोमेंट। गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एट द मोमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए? और शायद उसमें कुछ वक्त लग जाए, क्योंकि कोशिश की जा रही है लाजमी तौर पे। कभी भी गवर्नमेंट के हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन इश्यूज़ को सामने रखें, हम आवाम के सवालात को सामने रखें। लेकिन एज जर्नलिस्ट हमारा काम ये नहीं है कि हम खुद ओपिनियंस रखें। हम सिर्फ आवाम की जो भी बातें हैं, जो भी सवालात हैं, उनको आगे ला सकते हैं, मंजर आम पे ला सकते हैं। जहांगीर, क्या रद्दमल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जा सके? एंड आई थिंक सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना चाहिए वो प्राइस मजिस्ट्रेट्स के हवाले से होना चाहिए, जो कि अगर एक प्राइस सेट की गई है किसी भी चीज़ की, और ये जो शॉर्टेजेस क्रिएट की जाती हैं, जो कि ऑफ कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट है, चेक एंड बैलेंस ज़रूर उसमें होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बट उसके अलावा आपको पता है बड़े मिडिल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये इशू क्रिएट होता है। अच्छा फातिमा, जब भी महंगाई की बात होती है, चाहे वो ज़रूरी अशिया की बात हो, चाहे आपकी पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ की महंगाई की जब बात आती है तो इमरान खान माजी वाले याद आ जाते हैं, जो स्टेज पे खड़े होकर कहते थे कि जब भी चीज़ें महंगी होती हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो अब ऐसे लग रहा है कि शायद उनके अल्फाज उनके सामने आ रहे हैं। इनके दौर में माजी से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, बिजली महंगी हो गई है, आपकी खाने पीने की अशिया, जो चीनी घी आटा, सब घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो अब हर कोई ये कहता है कि वज़ीर आज़म वो अपने अल्फाज याद करें कि महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म चोर है। तो अब एहतजाज भी हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की अपनी जो तकारीर सुने तो ऐसे शायद लगता है कि वो अब भी उनके पास इख्तियार नहीं है। इमरान खान की कोई भी तकरीर उठा के देख लें, ऐसे लग रहा है कि वो बेबस वज़ीर आज़म है। वो आज भी ये बात करते हैं महंगाई नहीं होनी चाहिए, तो किसने कंट्रोल करनी है ना? आपके पास सारी मशीनरी है, आपके पास सारी गवर्नमेंट है, तो आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे अपोजिशन में बैठे हैं। और दूसरी बात यह कि इनकी एक हुकूमत लगता है मुझे शायद कि सिर्फ सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स देना, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करना। इनके तमाम जो अवामी नुमाइंदगान हैं, इनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल खामोश होकर अंदर ही अंदर अपने तरफ से जो भी उनका है वो कर रही है, लेकिन जो इनके अपने वज़ीर ले लें, मशीर ले लें, वो सारे सोशल मीडिया की शायद वो हुकूमत चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। शायद सब अगर लोग इंटरनेट पर देखें, इंटरनेट पर जो लोग मुयस्सर हैं वो बहुत कम तादाद है हमारी ओवरऑल अगर बात करें। जो गरीब बेचारा है उसके पास सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं है। अच्छा, वो अपनी आवाज़ इन तक कैसे पहुंचाए? ये तो सिर्फ सोशल मीडिया को ही हकीकत समझते हैं। सोशल मीडिया में देखें, ये गवर्नमेंट आई मीडिया, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की वजह से, क्योंकि इन्होंने वादे, दावे और बहुत सारे ऐसे ग्रीन वो गार्डन दिखाए लोगों को
कि सब कुछ बेहतर हो जाएगी, तहरीक इंसाफ आने से पाकिस्तान बदल जाएगा, नया पाकिस्तान। और अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान ही दे दें, जिसमें रेट्स तो कम होंगे ना। अब नए पाकिस्तान में इतने ज़्यादा आपका बजट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, सैलरीज उतनी ज़्यादा आपकी ऊपर नहीं गई जितना ज़्यादा। अच्छा, जब भी ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कहते हैं जनाब अमेरिका में फलां में ये चीज़ें हो, उनका पर कैपिटल जो पर इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो देखें ना, वो भी कितनी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल जहांगीर, आप सही कह रहे हैं। अगर अब एक्चुअली आई थिंक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज बड़े ज़रूरी हैं। जितने आप पॉइंट ऑफ व्यूज के हवाले से बात करेंगे, जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तब ही एक डिस्कशन जनरेट होता है। बट ऑफ कोर्स हमारा अपना ओपिनियन जो है वो हम नहीं रख सकते हैं, बिकॉज हमारा काम है आपके ओपिनियन को सामने लाना और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर रोशनी डालना। ऑफ कोर्स और भी गुफ्तगू करेंगे, दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेसिफिकली बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, किस तरह से आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। हमें कुछ कॉल्स भी रिसीव हुई, बड़ी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से। जब आप लोग हमें अपने सवालात बताते हैं, अपनी कंसर्न्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सैकड़ों ऐसे और भी लोग हों जो कि सेम चीज़ से गुजर रहे हों। तो याद रखें, आपके सवालात बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और इस डिस्कशन के लिए और इस डिस्कशन को, आपकी आवाज़ को, आपके सवालों को इदारों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। लेकिन उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा और इस डिस्कशन का हिस्सा बनना होगा। तो जी, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। बहुत ही दो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं और भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। ऑफकोर्स महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग पहले। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर हम फैसलाबाद को स्पेसिफिकली अगर हम हाईलाइट करें और फैसलाबाद डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगी अगर थोड़ा सा हम फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें। कुछ पिछले अरसे में कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। आगे चलते हुए क्या स्ट्रैटेजी लगती है, और स्पेशली पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से फैसलाबाद शहर में पॉपुलैरिटी जो वोटिंग बैंक है उसको किस तरह से टारगेट किया जाए? पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के हवाले से सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा प्लान रखती है। और चूँकि ये अवामी जमात है और जहाँ से इंसान की तरबियत होती है, जिस माशरे से होती है, वो हमेशा उसी की अक्कासी करता है। तो हमारे मुल्क के अंदर माजी की हुकूमतों ने लोगों की सोच को ख़रीद लिया, उनके जज्बात को ख़रीद लिया गया, उनकी इजहार राय को ख़रीद लिया गया। वो अपना इजहार भी नहीं कर पा सकते, इवन के चंद पैसों के एवज़ गरीब आवाम की वो कीमती राय जो हुक्मरानों के लिए मशरे राह होती है, उसके ऊपर कदगन लगा दी गई। तो जहाँ तक फैसलाबाद की तरक्की की आप बात कर रही हैं फ़ातिमा, फैसलाबाद के अंदर बल्कि जब हमारी गवर्नमेंट को अल्लाह ताला मौका दे तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्लान हैं गरीबों को बेहतर रोज़गार के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, और जो मज़दूरों के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए। और ये पीपल्स पार्टी का एहसास है कि जरदारी साहब के दौर में, मोहतरमा के दौर में मज़दूरों की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी वो डबल कर दी गई थी। तो फैसलाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आते हैं, बेसिकली फैसलाबाद के अंदर सरमायादारों का एक राज है और वो अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट करवाते हैं। लेकिन जब अवामी राज आता है तो अवामी राज के अंदर फिर अवाम की राय को मुकद्दम समझकर उन मंसूबों को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है जिनसे अवाम अपने रोज़गार को बेहतर बना सकें। तो फैसलाबाद एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे अपने फ़ंड्स को, हालांकि बहुत सारे फ़ंड्स फैसलाबाद से ही बनते हैं, बहुत सारे टैक्सेस फैसलाबाद बहुत सारे टैक्सेस देता है, इन्हीं टैक्सेस को अगर फैसलाबाद पे ही लगा दिया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन टैक्सेस में से कुछ हिस्सा लगा दिया जाए तो फैसलाबाद मैनचेस्टर है और बहुत बेहतरीन तरक्की करके पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को आम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और क्योंकि इंडस्ट्री की बात की तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इंडस्ट्री के हवाले से भी अगर हम डिस्कस कर सकें। फंड्स एलोकेशन आगे चलते हुए पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होगी, स्पेशली इंडस्ट्री
एक बहुत फैसलाबाद की इंडस्ट्री स्पेशली जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी के अंदर। पहले भी जो भी मसाइल हम डिस्कस कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी बेहतर होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, रोज़गार मिलेगा, लोगों को आसानियाँ पैदा होंगी। इस हवाले से बताइएगा थोड़ा सा क्या प्लानिंग होगी पीपल्स पार्टी इंडस्ट्री के लिए? जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ते इक़्तिदार आने के बाद मैंने पहले भी गुजारिश की है कि हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं लेते, हम हर उस बुनियादी चीज़ को लेते हैं जिससे आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती है। उसमें मज़दूर भी आता है, उसमें किसान भी आता है, उसमें दूसरे लोग भी आते हैं। और सबसे बेहतर ये होता है कि इंडस्ट्री के लिए सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं जो मज़दूर के लिए आसानी बनती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी एक्सपोर्ट होती है उसको बेहतर बनाने के लिए अब होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर हमारी कपास आती है, हमारी गंदम आती है और सारी की सारी बाहर निकल जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काम को रोकती है, वो पाकिस्तान के अंदर ही उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेके आती है, जहाँ से मज़दूर का रोज़गार बढ़ता है। कपास निकलती है, कुट्टी आती है, तो इसका धागा बनता है, धागा बनने के बाद कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने के बाद उसको प्रोसेसिंग में, डाइंग में जाता है, फिर उसको सेल पे लाया जाता है। अगर वो डायरेक्टली ये सारा सामान बाहर भेज दिया जाए और फिर बाहर से कपड़ा पाकिस्तान के अंदर आए तो उसके दरमियान में तमाम मज़दूर फारग हो जाते हैं। उनकी मज़दूरी को बचाने के लिए, उनके रोज़गार को बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जक नहीं लगाती। वो बेलतरतीब मज़दूरों के उन सारे मामलों का ख्याल रखते हुए अपनी ही प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर ही यूटिलाइज़ करके फिर आगे बाहर भिजवाती है। तो मौजूदा या माजी की हुकूमत के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, जिससे मज़दूर अब से अब तरफ चला होता चला गया। बिल्कुल जी। तो इंडस्ट्री अब इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा तो हम इंडस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से जो जेन्युइन प्रोसीजर है उसके हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, जिससे मजदूर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी। मजदूर जो स्पेशली कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर अपने वर्कर्स और अपने लेबर्स की वजह से चलता है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी एक वैल्यूएबल एस्पेक्ट है जो कि स्किप हो जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के नाम तो हम सुनते हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले लेबरर्स की क्या मसाइल हैं, क्या ज़िंदगी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया के, जो सबसे बड़े बिजनेसेस हैं, सबसे एंटरप्राइजेस हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिन्होंने बिलियंस में अपने प्रॉफिट्स आज कमा रहे हैं, उनके एट द रूट ऑफ इट ऑल एंड एट द हार्ट ऑफ इट ऑल इज़ एक्चुअली द लेबर। जितना खुशहाल आपका लेबर है, जितना ज़्यादा आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें, उनकी नीड्स को पूरा करें, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग लेबर होगा। और जितने वो खुशहाल हैं, एक तो मुल्क की तरक्की, इकोनॉमी के लिए वो बहुत बेहतरीन रहता है, साथ ही साथ ओवरऑल जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, एंटरप्राइज है, उनके लिए ये भी चीज़ बहुत बेहतर रहती है। अगर स्पेशली हम लोग बात करें जहांगीर इसी हवाले से, तो हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन लेबर है। लेबरर्स के लिए कुछ अरसे से कोई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र नहीं आए, और वो एक तरह से महंगाई से भी कनेक्ट होता है। लेकिन जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि महंगाई की असल वजह ये है कि आपकी चीज़ें तो महंगी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। बल्कि एक्चुअली अगर हम एशिया की ही बात करें तो जो डिफरेंट ममालिक हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें एक्चुअली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ की कीमतें भी वहाँ पे बढ़ती रहती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, बाइंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट नहीं होता है। लेबरर्स और उनकी सैलरी, इनकम, उनके जो नेसेसिटीज़ पूरे करने के लिए जो उनकी सैलरी होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है बहुत। बिल्कुल। ये पिछले इस हुकूमत की अगर बात करें तो लेबर के हवाले से, अच्छा, अगर लेबर के साथ साथ आप गवर्नमेंट मुलाजमीन और दीगर जहाँ भी तनख्वाह की बात आती है तो गवर्नमेंट हर साल उसमें इंक्रीज़ लगाती है, लेकिन इस हुकूमत ने पिछले 3 साल वो इंक्रीज़ नहीं लगाया। अब लोगों की तनख्वाह है 3 साल पहले के बराबर और महंगाई है 3 साल बाद वाली। इसका मतलब है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। अब बाहर की मिसालें देने के, अब देखिए पाकिस्तान का मजदूर जब जाके दुबई में, सऊदीया में या अमेरिका में या यूके में कहाँ वहाँ कोई मजदूरी भी कर लेना तो उसकी इनकम पाकिस्तान से ज़्यादा होती है। बिल्कुल। वो हर माह लाख रुपया पाकिस्तान भेज देता है। इसका मतलब है कि उसकी एटलीस्ट 1 लाख रुपया सैलरी तो वहाँ मिल रही है ना उसे। और पाकिस्तान में एक मजदूर बेचारा लाख क्या, वो सोच भी नहीं सकता लाख। वो कभी, वो कहते हैं ना कि इकट्ठा कभी लाख शायद उसने ना देखा हो। तो ये मजदूर की ज़िंदगी है कि उसकी तनख्वाह होगी 15,000, 20,000 और उसके अखराजात होंगे महीने के एवरेज जो अखराजात निकालें 40-50 हज़ार तो वो बन जाते हैं।
तो आप लोगों के लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, जो अगर रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है, बिजली गैस के बिल मुश्किल हो गए पे करना, और इनके दौर में इतना ज़्यादा बढ़ गए कि जिसका 1-2 हज़ार बिल आता था उसका 5,000 आ रहा है, जिसका 5,000 था वो 10,000 से बढ़ गया। तो इसी तरह से ऊपर मामला जा रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उसकी वहीं टिकी हुई है। अब पिछले 3 साल में वो इंक्रीमेंट नहीं लगा उसकी तनख्वाह में, ना मजदूर की, ना मुलाजिम की, ना सरकारी मुलाजिम की। तो अच्छा, सरकारी मुलाजिम की तरफ आ जाएं तो फिर आप अपने अखराजात मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई वे आउट तलाश करते हैं। तो यही वजह होती है कि सरकारी इदारों में फिर वो रिश्वत कल्चर और डिलेइंग टैक्सेस जो यूज़ किए जाते हैं, और क्लर्क माफिया जिसको कहा जाता है, या और यहाँ पटवारी कल्चर कहा जाता है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि अगर आप जायज़ उसको इनकम उसकी नहीं देंगे तो फिर वो कोई ना कोई नाजायज़ वे आउट उसका देखेगा मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल जी, और हम एक खुशहाल सोसाइटी चाहते हैं। हम यही हमेशा से ख्वाब देखते आए हैं कि हमारी सोसाइटी में हर तबका हर एस्पेक्ट से खुशहाल हो, और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो, उनकी ज़िंदगियाँ भी आसान हो। और उम्मीद करेंगे कि इदारों तक ये मैसेज पहुँचे और इस हवाले से फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दो बहुत ही ख़ास मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल्स में से, और हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। तो जी यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि अब मैं पहुंच चुकी हूँ हमारे सेट पे, मेरी फेवरेट जगह पे, जो कि ऑफ कोर्स किचन है। और ब्रेकफास्ट का भी टाइम होता है बहुत सारे लोगों का, ये बिकॉज मेरे से खुद पर्सनली फ़ौरन उठ के जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं किचन में जाऊँ, आपको पता है सर्दियों का मौसम है। सर्दियों का मौसम जैसे कोई भी मौसम बल्कि तब्दील होता है, तो साथ ही वार्डरोब भी चेंज करना लाजमी हो जाता है। डिफरेंट तरह के आउटफिट, डिफरेंट तरह के कलर्स और डिफरेंट तरह की वाइब जो है डेफिनेटली आपको अच्छी लगती है डिफरेंट मौसमों के साथ। और जी जो मेरा आज का आउटफिट है वो इत्तेहाद की प्रीमियम फॉल कलेक्शन 2021 एक ड्रेस है, जो कि आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक इस आउटफिट की जो खासियत है वो इसकी डिटेल्स हैं। हर जगह पे, चाहे वो आप स्लीव्स को देख लें, चाहे वो घेरा देख लें, साथ आप दुपट्टा इवन देख लें, आई थिंक इतने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस को एक साथ लेके आना और फिर हर डिटेल को, हर एक एस्पेक्ट के ड्रेस को इतनी खूबसूरती से, इतनी फाइननेस के साथ, फिनेस के साथ उसको करना जो है बहुत ही खूबसूरती से किया गया है इस आउटफिट के लिए भी। और जो बाकी कलेक्शन है फॉल कलेक्शन, उसके लिए भी आप जा सकते हैं और जाके उनकी फॉल कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि रिलीज़ हो चुकी है। इन स्टोर और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि आपके पसंदीदा आउटफिट कौन से हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की वैरायटी मौजूद है, ताकि हर तरह का टेस्ट और हर तरह की वाइब, चाहे वो आपके नॉर्मल इवेंट्स हों, डे टू डे सेमी फॉर्मल्स या फिर फॉर्मल इवेंट्स हों, उनके लिए आपके पास ये कलेक्शन में बहुत सारे पीसेस अवेलेबल होंगे। आप अपनी पसंद के आउटफिट्स को खरीद सकते हैं और चेकआउट तो आप लोगों ने लाजमी करना है जाके इन स्टोर। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो कि मुझे किसी भी कलेक्शन के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, किसी भी आउटफिट के साथ, वो अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी होती है। ज़रूरी होता है कि कोई आउटफिट जो कि खूबसूरत है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हो, बिकॉज किसको अच्छा नहीं लगता है कि अफोर्डेबल चीज़ें आप खरीद सकें। इत्तेहाद ने इस चीज़ का टोटली ख्याल रखा है और आप लोग जाकर उनके कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी भी है, डिज़ाइंस भी अमेजिंग है, कलर्स भी, और वैरायटी आपके पास बहुत सारी मौजूद होगी। सो इस विंटर्स के लिए आप लोग डेफिनेटली इत्तेहाद की कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी का कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग उनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं हर लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। और ऑफ कोर्स आपको पता है तस्वीरें भी तो खींचनी होती हैं, और तस्वीरों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस और ऐसे कलर्स अवेलेबल हों जो कि स्टैंड आउट करें, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एटलीस्ट कि डिफरेंट तरह के कलर्स जो हैं मेरी वार्डरोब में मौजूद हों, जो कि ना सिर्फ डिज़ाइन के लिए अच्छे हों बट प्रिंट्स अच्छे हों और फौरी तौर पे किसी भी आप इवेंट पे जाएं तो आप स्टैंड आउट कर सकें। तो ये इत्तेहाद प्रीमियम फॉल कलेक्शन 2021 इन स्टोर एंड ऑनलाइन अवेलेबल है। गो चेक देम आउट। और ऑफ कोर्स मैं और वेट नहीं कराऊंगी आपको, मेरा ख्याल है जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं और जाके, आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि जो भी आपके हेल्थ के हवाले से, खाने पीने के हवाले से
थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड करें। एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेहत का ख्याल रखना हम सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे, लेकिन हम जिंदगी की भाग दौड़ में और इस तेज़ी में हमेशा अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हैं। याद रखें, आपके पास सब कुछ हो, सेहत नहीं है, तो आप अपना जो दिन है, अपनी जो ज़िंदगी है, गोल्स हैं, एम्बिशंस है, अपनी फैमिली है, उनको अच्छी तरह टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और नाश्ता लाजमी तौर पे करें। अगर मैं नाश्ते की बात करूं तो ऑफकोर्स कुकिंग ऑयल बंदे को ऐसा ही चाहिए होता है जो कि अच्छा भी हो, लाइट भी हो और रिफ्रेशिंग भी हो और मज़ेदार खाना आप उसके अंदर तैयार कर सकते हो। बिकॉज फैसलाबादियों की बात करें और पाकिस्तानी खानों की बात करें तो वही टेस्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार होना बड़ा। बट आजकल लोग वेट कॉन्शियस हो गए, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि आप गोल्डन कुकिंग ऑयल में बनाई हुई कोई भी चीज़ ना सिर्फ मज़ेदार भी होगी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन से भरपूर होगी। आपकी सेहत का भी भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि आपके खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो खाना बनाने के दौरान इंटैक्ट रहे। बिकॉज बहुत सारे कुकिंग ऑयल का बर्निंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से बाय द टाइम आपका खाना तैयार होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो हो चुकी होती है। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि वो इस चीज़ का खास ख्याल रखता है। एक हाई बर्निंग पॉइंट होने की वजह से खाना जब तैयार होता है तो वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, जायके में बहुत अच्छा होता है, आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा होता है। और ऑफ कोर्स आपको पता है मैं एटलीस्ट इन विंटर्स ट्राई कर रही हूँ कि बेकिंग डिशेस को ट्राई करूँ। बिकॉज नित नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि चाहे वो ट्रेडिशनल होम कुकिंग हो या फिर उसी के साथ डिफरेंट तरह की आप कुजीन्स बना रहे हो जो ओवन में या बेकिंग से तैयार होती हैं, या इवन आजकल तो बड़े ट्रिक्स आ गए हैं बनाने के लिए, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि कोई भी कुकिंग का तरीका हो, कोई भी कुकिंग मेथड हो, आपको न्यूट्रिशियस और मज़ेदार खाना सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने को इस्तेमाल करने से ये मिल सकता है। तो जी आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको पता है मेरा दिन जो है मैं शुरू नहीं कर सकती हूँ जब तक मुझे चाय नहीं मिल जाती है। चाहे मेरी जो ज़िंदगी है, डेली रूटीन है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और आपको पता है सुबह सुबह तो कोई काम भी आप करने लगें तो जब तक आपको चाय नहीं मिल जाती है आप रिफ्रेश्ड फील नहीं करते हैं। और स्पेशली इसीलिए हमारी भी एक रिवायत बन गई, एक ट्रेडिशन बन गई कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे किचन में चाय हम लोग तैयार कर लें। इवन दो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक चाय के हवाले से अगर बात करें तो किसी भी चाय को चूज़ करने से पहले आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होता है। मतलब बड़ा आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा चाय का ब्रांड आपके लिए सही है। अगर मैं डीएटी के हवाले से बात करूं तो दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स को चूज़ किया जाता है, जिसके बाद ये पत्ती तैयार की जाती है। बहुत ही फाइन पत्ती होती है जो कि आपको फ़ौरन ब्लेंड होती हुई नज़र आती है। किसी भी चाय के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ब्लेंड किस तरह का है, खुशबू किस तरह की है और कलर किस तरह का आपको मिल रहा है, टेक्सचर किस तरह का मिल रहा है। और डीएटी बनाने वालों का दावा है कि उन्होंने स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान किया है, बहुत फोकस रखा है। और उनकी कोई टेस्टिंग टीम नहीं है जैसे यूजुअली कंपनीज की, फूड कंपनीज की होती हैं, बल्कि डीएटी बनाने वालों का दावा है कि वो लोग खुद द ओनर्स देमसेल्फ हर टेस्ट को, हर तरह की जो डिफरेंट क्वालिटीज़ उनके पास रेंज अवेलेबल है पत्ती की, वो ट्राई करते हैं टू मेक श्योर कि जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसमें टेस्ट का, टेक्सचर का, ब्लेंड का और जायके का भरपूर ख्याल रखा गया। आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है टू मेक श्योर कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। कोविड की दुनिया है, कोविड में बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग ख़ास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। जिस तरह से मैं शुरू में भी कह रही थी कि आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो, आपके गोल्स, एम्बिशंस, पढ़ाई, डिग्रीज, हर चीज़ हो, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें करना चाहते हैं वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो जी हम चाहते हैं आप हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो। डीएटी बनाने वालों का कहना है कि उनका भी यही मिशन है कि उनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे हों। तो जी आप ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हैं। और चाय जितनी देर बन रही है मेरा ख्याल है आप लोग उतनी देर ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही ख़ास मेहमान, जैसे कि आपने सुना भी और देखा भी, बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि मूड को थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी रखें। ज़िंदगी में मसले बहुत हैं, लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है आज की दुनिया में, लेकिन आपने अपने प्रॉब्लम से फेस करने के लिए और डील करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका मूड अच्छा हो। और आई थिंक म्यूज़िक इज़ रियली समथिंग जो हर किसी को एक साथ ले आता है। डिफरेंट तरह के म्यूज़िक की डिफरेंट तरह की मीनिंग होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, बचपन में, स्कूल में, टीनेज में, हर एक डिफरेंट फेज़ में डिफरेंट तरह के गाने जो हैं वो अच्छे लगते हैं।
और ऑफ कोर्स फिर बड़े होते जाते हैं, साथ ही साथ यादें हमेशा गानों से जुड़ जाती। कई दफ़ा अभी भी ऐसे होते हैं कि कोई सॉन्ग मैं सुनती हूँ, वो मुझे फ़ौरन उस मोमेंट इन टाइम ले जाता है, चाहे वो आज से 10 साल पहले की क्यों ना हो। और बड़ी खूबसूरत सी यादें म्यूज़िक के साथ जुड़ी होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना म्यूजिशियंस और सिंगर्स को ही आज हमारे शो में बुलाएं और थोड़ा सा म्यूज़िक भी होगा, थोड़ी बातें भी होंगी। एक्चुअली म्यूज़िक का जो ऑफ कोर्स आपको पता है टैलेंट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। टैलेंटेड भी हूँ तो बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप उस लेवल पे पहुँचते हैं। तो जी मैं और वेट नहीं कराती हूँ, मुझे पता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जी हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं फ़ौरन से और मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे दो बहुत ही ख़ास मेहमान। सबसे पहले तो सज्जाद अली जो कि हमारे साथ मौजूद है, वॉइस ऑफ फैसलाबाद हैं, सिंगर हैं, अमेजिंग माशाल्लाह आपकी आवाज़ है। हमने स्टार्टिंग में हम सुनी, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स। वेलकम करते हैं आपको सज्जाद शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है बहुत बिजी हैं लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। साथ ही साथ हमारे साथ उमर अरशद भी मौजूद है, सिंगर हैं और यूके का टूर भी कर चुके हैं 2020 के अंदर। और आई थिंक देयर इज़ नथिंग लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर। और जब कोई पाकिस्तानी और फैसलाबादी जाके हमारा जो म्यूज़िक है प्रमोट करते हैं इंटरनेशनली, मैं खुद कुछ वक्त उमर रह चुकी हूँ यूके के अंदर, और जब आप वहाँ पे पाकिस्तानी कोई देखते हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक आप सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है, बल्कि कई दफ़ा घर याद आ जाता है, होम सिक हो जाता है बंदा। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपको भी उमर शो के अंदर। और ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जब भी म्यूज़िक से रिलेटेड हम कोई शो कर रहे होते हैं या सेगमेंट कर रहे होते हैं तो पर्सनली मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इंजॉय कर रही होगी भी। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो म्यूज़िक से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सज्जाद, अगर थोड़ा सा आप अपनी जो म्यूज़िकल जर्नी रही है आपकी उस हवाले से बताएं, और ये जो हम अभी आपने पढ़ी उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या रही है आपकी? इंस्पिरेशन जब ये मैंने हम बनाई थी उस वक्त पीक पे था कोरोना, हम घरों से बाहर नहीं जा सक रहे थे। अच्छा, कोरोना के पीक पे तो इसको मैंने लिखा बड़ी देर से था, लेकिन काम मुझे जो इसकी ज़रूरत आन पड़ी वो कोरोना में पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि कितने मुश्किल हालात बन गए थे। मतलब नमाज भी नहीं पढ़ सक रहे थे हम मस्जिदों में जाके, नमाज जुमा आना, तो घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो उस वक़्त मैंने ये लिखी नज़म, तो वो सारे आपने सुनी है, आपने फील किया होगा, उसके रिलेट सारा कर रही थी, सारे जितने भी लिरिक्स थे उसके, तो सारा बड़ा अच्छा एक मतलब कि वो जब मैं लिख रहा था तो मेरे ज़हन में साथ मेरे ना यकीन करें मेरे आंसू भी निकल रहे थे कि अल्लाह ये क्या अचानक से हम देखिए, हरम भी बंद हो गया, नजफ़ भी बंद हो गया, सब कुछ बंद, मदीना भी बंद, मक्का भी बंद सारा। तो उसमें मैंने सारा लिखता गया, मैं खुद ही ये अल्लाह की तरफ से अता होता गया, तो मैं लिखता गया जो भी सिचुएशन उस वक्त थी लिखता गया। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका माशाल्लाह से, पूरा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी वायरल हुई है ये मेरी हम। तो अभी आपने सुनी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत दिल से बहुत अच्छी लगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना का वक्त हम सबके लिए बड़ा मुश्किल था। और मज़ीद भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो वो सिनेरियो था और कॉम्पोजिशन के हवाले से भी हम बात करें। उमर, मैं उससे पहले चाहती हूँ कि आपका जो यूके का टूर था उस हवाले से भी ब्रीफली अगर हम बात करें, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं, कैसा रहा आपका टूर। और आपके पास भी पाकिस्तानी भाग भाग के आ रहे होंगे कि भाई हमें घर याद करा दिया आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक ही नहीं। वहाँ पे मैंने शोज़ किए, मोस्टली जो है वो प्राइवेट शोज़ होते हैं वहाँ पे, और लोग पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही था, लोग भाग भाग के आते हैं, लोग देखते हैं कि यार नया कोई सिंगर आया है, ठीक है ना, तो वो बुलाना शोज़ पे पसंद करते हैं इस चीज़ को। बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मुझे भी याद है ऐसे ही होता था। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा घर याद आ रहा होता है, और म्यूज़िक जो है वो आपको ज़रा और आपको ना मतलब घर से कनेक्टेड रखता है, मोमेंट्स के साथ कनेक्टेड रखता है। तो सज्जाद, कॉम्पोजिशन का भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कोरोना में इवन पर्सनली आई थिंक बड़ा मुश्किल वक्त था, स्पेशली जो बिगिनिंग का टाइम था बड़ा मुश्किल था सबके लिए। तो थोड़ा सा बताइएगा कॉम्पोजिशन, कितना टाइम लगा आपको ये हम लिखने में? कॉम्पोजिशन में तो इतना टाइम नहीं लगा था, 1-2 घंटे में तैयार हो गई थी, क्योंकि फिर वो जब इंसान ज़हन बना लेता है ना कि मैंने इसको करना है, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से भी कुछ हो जाता है, आमद कहते हैं हम उसको। तो आमद होती गई, मैं बनाता गया, साथ में रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारा, उसमें रिकॉर्ड करता गया साथ ही। तो अच्छा, कोई बिकॉज ऑफ कोर्स आपको अपने पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम
और टीम की भी ज़रूरत होती है, बिल्कुल। तो वो भी आपके साथ थे? अल्हम्दुलिल्लाह, लॉट्स ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स के बगैर तो आप अधूरे होते हैं, खासतौर हमारी जो ये फील्ड है, तो टीचर्स का अदब भी होना बड़ा ज़रूरी है इसमें। और टीचर्स उनकी दुआओं से ही, माँ बाप की दुआओं के बाद आपके टीचर्स जो उनकी दुआएं हैं ना, वो ही आपको किसी मकाम पे लेके आती हैं। तो इसके पीछे मेरा हम शोज़ करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो पीछे पूरा हमारा एक ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है, ठीक है, तो उससे हम जाने जाते हैं। स्पेशली ना, मेरे आम तौर पे म्यूजिशियंस का कोई भी जिक्र नहीं करता, कोई भी सिंगर ना म्यूजिशियंस का जिक्र जो है वो नहीं करता, लेकिन मेरे नज़दीक सिंगर कुछ भी नहीं है अगर पीछे म्यूजिशियन ना हो। तो वो एक पूरी टीम बन जाती है। आपने टीम का जिक्र किया, तो वो पूरी टीम के साथ, वो कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत होती है, तो वो पूरी टीम के साथ एक लेके हम चलते हैं, बड़ा फिर अच्छा रिस्पॉन्स आता है पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, और बड़ा ज़रूरी है किसी भी शख्स के पीछे, किसी भी टैलेंटेड शख्स के पीछे आई थिंक एक बड़ी टैलेंटेड टीम का हाथ होता है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी होता है। उमर, आप अगर अपनी म्यूज़िकल जर्नी के हवाले से बात करें तो आपका सफ़र कहाँ कहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या कोई ऐसा भी वक्त था कि आपने कहा अच्छा रहने देते हैं? अगर देखा जाए, मैं खान साहब फैमिली से नहीं हूँ। अच्छा। मैं मुगल फैमिली से बेसिकली ना, तो हमारे ख़ानदान में, फैमिली में कोई बंदा म्यूज़िक को, किसी को पता भी नहीं है, ज़ीरो है हर पता ना म्यूज़िक के मामले में, ना किसी को आता है एक्चुअली। और मुझे भी पहले मैं क्रिकेटर था एक्चुअली, मैंने फैसलाबाद की तरफ से भी अंडर 19 अंडर 16 खेल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार मुझे म्यूज़िक की तरफ आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मेरा पैशन स्टार्ट से यही था, लेकिन कभी मैंने इसको ना प्रैक्टिस नहीं किया था, कभी कुछ नहीं किया मैंने इसको। जब मैं MBA कर रहा था उस वक्त स्टार्ट किया, मैंने सीखना स्टार्ट उस वक्त किया, फर्स्ट टाइम था वो मेरा। और साथ MBA कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने, और हर एक ने मुझे, किसी ने, आप करेज कहते हैं ना, करेज तो कोई करता ही नहीं था, हर बंदा डिस्करेज कि आप नहीं भाई तुम ना गाओ, तुम रहने दो यार। मैंने बहुत क्लास में गाना, उन्होंने कहना, मजाक उड़ाना, सबने बड़ा कुछ करते थे लोग, लेकिन मैंने इसमें ना, वो आप कह लें, हार नहीं मानी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको कंटिन्यू किया। और एक्चुअली मैं एक सिंगर भी हूँ, मेरा होम स्टूडियो है, मैं खुद रिकॉर्डिस्ट हूँ, ठीक है, म्यूजिक मैं खुद बनाता हूँ अपने सॉन्ग्स के। मतलब आई फील लाइक कि आप उमर वन मैन आर्मी है, विच आई थिंक इज वेरी इम्प्रेसिव एज वेल। कि अपने आई थिंक डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको पता हो, तो दैट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही आला सजाद। और ऑफ कोर्स सजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ उमर अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। और आज का ये स्पेशल सेगमेंट खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग और म्यूज़िक, और हमारी कोशिश होगी कि जितनी हो सके गाने जो हैं इन दोनों से हम लोग सुन लें। आप लोगों को हमें मौका अच्छा मिल गया है, हम लोगों को क्या, आप दोनों हमारे शो में मौजूद हैं। हम फैसलाबाद से हैं, तो हमारा जो चैनल है सिटी 41, ये भी फैसलाबाद से है, तो हमें पर्सनली, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल जी, और हमारी जो पूरी टीम है सिटी 41 की, वे सो ग्लैड एंड वे सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि फैसलाबाद में इतना टैलेंट है। और सिटी 41 तो फिर फैसलाबाद का ही चैनल है, फैसलाबाद की आवाज़ है सिटी 41। तो हमारी कोशिश होती है भाई कि जितना हो सके टैलेंटेड लोगों को आगे लेके आए, क्योंकि एक्चुअली में आपका टैलेंट देख कर, आपकी जर्नी देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग और भी आगे आना चाहते हैं। और स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर तो जी डॉक्टर इंजीनियर बनना ही ज़रूरी होता है, बन जाए। मैं कभी नहीं कहूँगी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई लाजमी करनी चाहिए, उसके साथ आपके पैशन जो भी हैं उनको भी परस्यू करना चाहिए, और ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। सजाद, बिल्कुल। मेरे अब्बू कहते थे कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो ये आपके साथ भी हो चुका है? हाँ, मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मेरी दोनों छोटी जो सिस्टर्स हैं, वो था बिकम अ डॉक्टर माशाल्लाह, तो अभी उनके फाइनल ईयर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी कहते थे डॉक्टर बनना है, मैं बड़ा हूँ बहन भाइयों में से। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे सिंगिंग का शौक है, मैं सिंगिंग में आपको डॉक्टरी करके दिखाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। तो और माशाल्लाह पहले स्पोर्ट नहीं करते थे वालिद साहब वाला, क्योंकि मेरी भी फैमिली से कोई नहीं गाता, तो मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लगा कि नहीं मुंडे को शे है, अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया। कहना शुरू कर दिया माशाल्लाह।
अच्छा, और जो आपकी स्पेशली आई थिंक कब वो एक पॉइंट था आपकी लाइफ में, वेयर वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में तो मैं सिंगिंग की तरफ ही आना चाहता हूँ? कोई ऐसा पॉइंट था या हमेशा से आपको ये फील? हमेशा, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ में ही नात वगैरह तलावत वगैरह करता था, तो बड़ी अप्रिशिएट करते थे स्कूल वाले, कॉलेज वाले। वो कहते थे कि भाई आवाज़ है, सुर में है। तो फिर मिली नगमे में गाता था जब मैं स्कूल में था। फिर कॉलेज में आया, कॉलेज में अपने कॉलेज में मैं शोज़ करने शुरू हो गया। अच्छा। तो फिर 2012 में पूरे पंजाब लेवल में एक टैलेंट हंट कंपटीशन हुआ था, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था वो। तो पूरे पंजाब से लड़के लड़कियां आए थे सिंगर्स, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में। तो उसमें आई गॉट सेकंड पोजीशन। हालांकि तब मैं अच्छा नहीं गाता था, मेरी कोई इतनी मेहनत रियाजत नहीं थी, फिर भी कोई अल्लाह का करम हुआ, एक गाना गा दिया मैंने, नुसरत फतेह अली खान साहब का सानू एक पल चैन ना आवे। तो वो मैंने जब गाया तो उसमें मुझे जो है वो सेकंड पोजीशन मिली मुझे। बिल्कुल जी, और वेल डिजर्व्ड, एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और साथ ही साथ उमर, आपकी ऑफकोर्स हमने थोड़ा सा म्यूजिकल जर्नी को कवर करने की मैंने कोशिश की। जी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट था, क्या आपके भी पेरेंट्स चाहते थे कि भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या उन्होंने बचपन से सपोर्ट किया आपकी जर्नी किस तरह? जैसे इन्होंने सजाद में बात की कि इनके आपने पेरेंट्स भी चाहते थे डॉक्टर डॉक्टर, बनना था? नहीं मेरे डॉक्टर नहीं, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं एक्चुअली। अच्छा। ठीक है, तो मेरे साथ एक मिसहैप हुआ, मैं ना मुझे एक प्रॉब्लम हो गई वर्टिगो। अच्छा। वो उसमें ना आपके हेड का बैलेंस आउट हो जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से। तो मुझे उसकी वजह से क्रिकेट को खैर बात कहना पड़ा, लेकिन अब वो मुझे सपोर्ट करते हैं प्रॉपर म्यूजिक में, हर चीज़ में सपोर्टिव। मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि यार ये क्यों कर रहे हो तुम। उन्होंने स्टार्ट से मुझे सपोर्ट किया, मैंने जो भी किया है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर काम में। अच्छा जी, और कोई इंस्पिरेशन रही है कभी जिनको आपने देखा हो बचपन में और सोचा हो कि अच्छा ऐसे बनना चाहिए? इंस्पिरेशंस तो देखें, सबसे बड़ी बात देखें हमारे फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, ठीक है ना, उसके अलावा राहत साहब भी हैं। अब अगर इन्हीं को देख लिए, हम इनको देख लें तो हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो मतलब यहीं से आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ज़्यादातर ना फॉलो भी खान साहब को ही करता हूँ। मुझे ना ज़्यादा, क्योंकि मैं पंजाबी गाना पसंद करता हूँ, मैं उर्दू बहुत कम गाता हूँ ना गाने, लेकिन ज़्यादातर मैं पंजाबी। वैसे अगर गाया जाए कोई शोज़ वगैरह में गाता हूँ, वो तो मैं हर सिंगर को गाता हूँ, इंडियन सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत को, आतिफ असलम साहब के भी गाने गाता हूँ, मतलब किसी के गाने में छोड़ता नहीं हूँ। बिल्कुल जी, तो आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि सजाद आप और उमर आप दोनों डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि हमारा फैसलाबाद दो बहुत ही अच्छे सिंगर्स लूज कर जाता। तो जी पढ़ाई लेकिन करनी चाहिए, ओके, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, तो पढ़ाई लाजमी करनी चाहिए, अपने पैशंस को भी परस्यू करना चाहिए, और आप दोनों एक एग्जांपल है, इंस्पिरेशन है फैसलाबाद के लिए। अच्छा है हम डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि डॉक्टर अल्लाह के पास भेज देते और वैसे भी अगर देखा जाए ना तो पैशन को पहले रखना चाहिए हमें। पैशन और चीज होती है, और डॉक्टर्स बड़े जरूरी होते हैं। मतलब यू नो, अब मैं खुद दवाई लेने लग जाऊं तो बस फिर दवाई खुद नहीं लेनी, डॉक्टर के पास जाना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी खुद नहीं लेनी, घर पे डॉक्टर नहीं बने, असली डॉक्टर के पास जाए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया आज हमारे शो में, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से।